ठीक है, तो ये हीट चैप्टर का हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। जो भी बच्चे नए हैं या जिसको नहीं समझ में आ रही है तो ध्यान रखिएगा कि इससे पहले वाला रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड है ना, हीट वाला, इससे पहले वाला अपलोड है ना रिकॉर्डिंग में आप लोग का। हाँ सर है। ठीक है, यस तो सर, वो वाला हीट देखिएगा तो कैपेसिटर। समझ जाइएगा कि हीट में हम लोग गैस के भी देखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो जब हम गैस लॉ देखते हैं तो उसमें अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो बॉयल्स का दिया हुआ लॉ है। ठीक है, बॉयल्स ने क्या कहा था गैस के बारे में? इन्होंने कहा था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, है ना, मतलब किसी भी गैस के लिए मान लो 50 डिग्री सेल्सियस ही आप टेम्परेचर ले रहे हो या जो फ़ारेनहाइट में केल्विन में जिसमें भी ले रहे हो, तो मान लो यहाँ 10 गैस के बीच में अंतर देखना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो 10 गैस के लिए टेम्परेचर यानी तापमान को स्थिर कर दीजिए। तापमान को स्थिर करने का मतलब कि जो तापमान तो सबके लिए, ऐसा नहीं किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा, है ना, तापमान को स्थिर कर दीजिए यानी कि फिक्स कर दीजिए। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो इन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं यानी कि स्थिर कर देते हैं यानी कि फिक्स कर देते हैं, तो आपका वॉल्यूम जो होता है यानी गैस का आयतन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। ठीक है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटते जाएगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर उसका घटते जाएगा। यानी कि मान लो कि 1 लीटर, ये 1 लीटर वाला गैस सिलेंडर है समझो, है ना, ये 1 लीटर वाला गैस सिलेंडर है, इसमें 1 kg हमने गैस भरा। ठीक है, पूरा टाइट टाइट गैस रहेगा पूरा में। और यहाँ पर मान लो हमने क्या करा, ये 10 लीटर वाला सिलेंडर लिया। ठीक है, और इसमें 1 kg गैस भरा। तो ये बताओ इसमें गैस के कण फ्रीली मूव करेंगे या इसमें फ्रीली मूव करेंगे? गैस के जो कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं। जिग जैग मोशन ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। ठीक है, मतलब कभी से कहीं कहीं से कहीं, लेकिन वाल पर प्रेशर जरूर लगाते हैं कि हम इसको तोड़ करके बाहर की ओर आए। तो ये बताओ कि इसका जो कण होगा, 1 kg वाला का कण जो है आसानी से घूम फिर पाएगा या ये 10 kg वाला, ये रहा आपका 10 kg वाला सिलेंडर और ये रहा 1 kg वाला सिलेंडर, तो किस में कण आसानी से घूम फिर पाएंगे? 10 kg वाला। 10 kg वाला में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम लगता है। और ये सेम गैस देखो, गैस भी यहाँ पर भी 1 ही kg है, लेकिन क्या हो रहा, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा, तो ये ज्यादा वाल पर जो है लगाएगा, है ना। तो इसी चीज को ये बॉयल्स ने दिखाया था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं दोनों के लिए, तो हमारा ये जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम बोले तो आयतन और प्रेशर बोले तो दाब, है ना। तो आयतन जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? दाब के। तो यही था इनका कहना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाना होगा। तो अगर हम बराबर यहाँ लाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना होगा ना। तो यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट लाते हैं तो क्या लिखेंगे? गैस कांस्टेंट हम किसको यूज करते हैं गैस कांस्टेंट के रूप में, बताइए। सपोज करो के ले आते हैं, के, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बट्टे में है तो इधर गुना में चला जाएगा। क्लियर? बॉयल्स लॉ समझ में आया? ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है,
अगर हम दो गैस के लिए प्रेशर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर एक ही टेम्परेचर पर हम एक गैस के लिए देखेंगे तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। क्लियर है, समझ में आया। इसमें क्या असर है, इसमें नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में, मान लो कि 10 एटीएम का प्रेशर, ठीक है, 10 एटीएम का जो है प्रेशर, मान लो ये वाला, इस पर लग रहा है कितना वॉल्यूम पर, 500 ml वॉल्यूम पर। तो आपसे पूछेगा कि फिर जो है 500 ml वॉल्यूम पर जो है, सपोज करो यहाँ पर पूछ देगा कि 100 ml वॉल्यूम पर जो है, वॉल्यूम पर कितना एटीएम का प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर बराबर वाट। तो यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, ये बताइए, यहाँ करके दिखाओ क्या, क्वेश्चन है मेरा, वॉइस जा रही है ना प्रॉपर। जी सर। क्वेश्चन कहेगा आपको 500 ml गैस पर 10 एटीएम का प्रेशर लगता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि फिर 100 ml गैस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो यही फॉर्मूला हमें पुट करना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 के सामने प्रेशर P1 का रखिए 10 एटीएम, इंटू V1 के सामने V1 वाला वॉल्यूम रखिए 500, इक्वल टू P2 के सामने P2 का प्रेशर निकालना है, तो ठीक है P2 रखिए, वॉल्यूम दिया हुआ ना P2 का, इंटू में क्या 100। अब हमें P2 निकालना है तो ये गुना वाला इधर चला जाएगा तो किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा ना। तो P2 बराबर ये हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 5 और बट्टे में 100 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ कट हुआ, अर्थात इधर क्या हो गया 10 हो गया, 10 25 50 हो गया ना। यहाँ इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल अभी आपको पता चल जाएगा। 500 ml है तो 10 एटीएम प्रेशर लग रहा, और 100 ml है तो 50 एटीएम प्रेशर लग रहा। मतलब क्या है, वॉल्यूम के डायरेक्टली क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर। 500 ml पर 10 से लग रहा है, लेकिन जैसे इसको कम कर दोगे, 500 से कम किए 5 गुना, 100 ml किए तो प्रेशर क्या हुआ 5 गुना ज्यादा हो गया। अब समझ में आया, यहाँ पर भी जो है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। क्लियर हो गया होगा दोनों चीज। अरे हाँ ना बताओ। यस सर। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ये भी मिटा करके थोड़ा अच्छे से लिखते रहे, इसको भी नोट कर लेना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्लियर है, दोनों से सब समझ में आ गया, दोनों बातें, सवाल भी दोनों से दिखा दिए। ये वाला भी याद रखना, मे भी अगर हो सकता तो वैसे तो ये वाला केमिस्ट्री में पूछेगा कि कौन सा इक्वेशन सही है ना। तो मे भी हो सकता है ये वाला भी दिया रहे, ये वाला भी दिया रहे, ये वाला भी दिया रहे। जरूरी नहीं कि गैस की स्थिति में या बॉयल्स लॉ के अनुसार कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें से इस चारों में से कुछ भी हो सकता है, याद रखेंगे, है ना, कि बॉयल्स लॉ के अनुसार कौन सा समीकरण सही है। तो इन चारों में से ये वाला नहीं देगा, क्योंकि ये बच्चा बचपन से ही पढ़ते रहता है। ये वाला दे सकता है, ये वाला दे सकता है, ये वाला दे सकता है, याद रहेगा। बॉयल्स लॉ समझ में आ गया। अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। जी सर।
चार्ल्स लॉ के बारे में बताओ, चार्ल्स लॉ में क्या कहा था किसने? सर प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर को कांस्टेंट करते। पहले में क्या किया था? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टेम्परेचर में क्यों देख रहे हैं ये चीजों को हम लोग? क्योंकि ये तो गैस वाला है, तो टेम्परेचर में क्यों देख रहे हैं? टेम्परेचर में इसलिए देख रहे हैं कि क्या गैस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो देख रहे हैं डायरेक्टली पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पड़ रहा है ना डायरेक्टली, क्योंकि अगर हम बॉयल्स लॉ के अनुसार चलेंगे तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, है ना। अगर टेम्परेचर को स्थिर नहीं करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएंगे, जैसे कि चार्ल्स ने बताया था, है ना। चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या होता है कि कोई भी फिक्स प्रेशर पर आप जब किसी गैस के आयतन को देखेंगे उसके मैक्सिमम टेम्परेचर पर, तो वो क्या होगा? टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा, है ना। अगर इसको हम बराबर के फॉर्म में लिखे तो आपको कोई कांस्टेंट लेना होगा, है ना। तो K इंटू टी, और इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं BT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है, यानी कि तापमान जो होगा वो किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि समान रूप से, है ना। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन भी बढ़ेगा। V फोर वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो आयतन, ठीक है। T फोर टेम्परेचर बोले तो तापमान। हिंदी वाले बच्चे नहीं समझना कि सर उधर ही बता रहे, इधर कुछ नहीं बता रहे, आपके लिए भी है ना। और फिर अगर हम दो गैस के बीच कंपेयर करके देखें जिस पर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 T1 इक्वल टू V2 T2। इसमें भी आप वैसे ही गैस को लेकर के कंपैरिजन कर सकते हैं कि 500 वॉल्यूम पर 500 वॉल्यूम पर 500 वॉल्यूम जो है वो मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका वॉल्यूम, इसी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? V इक्वल टू वाट। तो आप इस फॉर्मूला में डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? एक बता दिए तो समझ में आया ना? आपसे पूछा जाएगा अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 500 ml है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का आयतन क्या होगा? सिंपल सा। अगर इंग्लिश में बोले तो पूछा जाएगा इफ 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो 500 ml है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो व्हाट विल बी द चेंज इन देयर वॉल्यूम, है ना, कि उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगी। तो बस ये फॉर्मूला पुट करना और डाटा निकल के आ जाएगा। चलो बना के दिखाओ तो तुम लोग। थर्टी डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 500 ml है, तो उसी गैस का 50 डिग्री सेल्सियस पर
आयतन क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। इफ एनी गैस at 30 degree Celsius their volume is 500 ml, any gases at 30 degree Celsius their volume have 500 ml, then what will be the change if the temperature increase at 50 degree Celsius? Then what is the change in their volume if temperature it increase 50 degree Celsius? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर 833। क्या सबका आ रहा है? $833 क्या लग रहा है जी? आ जाए कितना? V1 वॉल्यूम 1 कितना है? 500 ml, T1 30 डिग्री इक्वल टू, और हाँ याद रखना केल्विन में ये डाटा में जो है ना टेम्परेचर को जो लेंगे ना, केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर को किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। केल्विन में कितना? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब करके देखो तो 273 प्लस 30 कर दिए, हो गया। और इधर वॉल्यूम 2 कितना है निकालना है, तो ठीक है वॉल्यूम 2 बट्टे में नीचे में T2 कितना 50 डिग्री और इसमें 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 323। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लो, 273 ये 3 कितना हो गया? 103 303 इंटू V2 और इधर हो गया कोना कोनी गुना करेंगे तो 500 इंटू 323। अब यहाँ से V2 निकालोगे तो इसके बट्टे में ये रख दोगे और फिर जो है काट कुट कर दो। 323 और बट्टे में आ गया तुम्हारा ये 303, हो जाएगा। काट कुट कर लोगे? हो जाएगा, काट कुट कर लोगे? बोलो। जी सर कर रहे थे। जल्दी करके बताओ, जल्दी करके बताओ। चलो जल्दी से बताओ। सर 533.0033 से कुछ आएगा। 533
नहीं जी, गलत हो रहा है। पाँच सौ तैतीस ही आया सर। 533 है। अगर हमको गुना करना पड़ेगा, जोड़ भाग फिर से सीखो, एलकेजी में जाओ तुम लोग। 500 इंटू 323। अरे ससुरा, तुम लोग कैसे गुना किए हो? 500 को गुना करोगे 333 से तो कितना आएगा? 1,61,000 के समथिंग आ गया। समझ में आ रहा है? और इसमें भाग दोगे 303 से। सर फिर ये 303 से तो भागा भी तो देना पड़ेगा। हाँ, तो 533 ही आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे थे। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, टेम्परेचर बढ़ाए फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। चलो 533 वॉल्यूम हो गया ये ml में। फिर भी डिफरेंस तो यहाँ पर दिख रहा है ना, 33 ml बढ़ गया ना, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा तो, है ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर यही चीज हम सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री पर किए तो वॉल्यूम हमारा 500 से कितना हो गया? 533। अगर मान लो हम यहाँ पर 50 की जगह 60 करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा दिखेगा, है ना? ज्यादा टेम्परेचर होते जाएगा। समझ में आया अब? इसलिए हम सवाल भी एक करवा रहे हैं ना, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, चाहे थोड़ा मात्रा से ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बराबर नहीं रहेगा, है ना? यानी कि पहले जितना टेम्परेचर पर वॉल्यूम था उतना ही नहीं रहेगा, उससे कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ेगा। समझ में आया? जी सर। चलो अब इसको हटा दे। सर ये चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और केल्विन में ही लेंगे ना? हाँ, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। यहाँ पर हमने साइड में मेंशन कर दिया है टेम्परेचर इन केल्विन, जिसमें केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको लिखेंगे और उसमें 273 ऐड कर देंगे। क्लियर? यस सर। इसलिए हमने वो भी मेंशन कर दिया ताकि याद रहे। चलो इसको मैं सही से लिख देता हूँ। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 या 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब चलो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा कौन सा लॉ है? तीसरा किसका लॉ है? गैसियस लॉ। गैसियस लॉ। ये लुसाक का भी कुछ है? ये बताओ, ये लुसाक का भी है? ठीक है, वैसे तो हमारा गैस इक्वेशन जो है इन्हीं दोनों से बन जाता है, चार्ल्स और बॉयल्स लॉ से ही बन जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी अगर हम देखना चाहे तो उसका भी टेम्परेचर एंड प्रेशर का भी इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, VH कांस्टेंट, तो हमें क्या देखने को मिलता है? प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके लिए अगर हम कोई कांस्टेंट ले तो ये हो जाएगा, और PT इक्वल टू क्या, ये यहाँ गुना में तो बट्टे में आएगा ना,
P इक्वल टू T क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या देख लीजिए एक इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन से कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो हमारा जो प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के बराबर ही लगेगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इक्वेशंस याद रखने चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं गैस इक्वेशंस। इसी तीनों को मिला करके गैस इक्वेशन बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें गैस इक्वेशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख चुका है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के। किस स्थिति में? T कांस्टेंट की स्थिति में। बॉयल्स लॉ से याद आया? नहीं याद आया? Yes, sir. आगे ये देखो यही वाला हम किए थे, यही वाला लिए हैं। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/P के। किस स्थिति में? टेम्परेचर जब कांस्टेंट किए हुए। ठीक, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? P के। किस स्थिति में? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, किसको फिक्स किए थे? प्रेशर को कांस्टेंट किए थे। क्या ये बात सच है? यस सर। अच्छा, सर वॉल्यूम को कांस्टेंट किए। तो यहाँ पर ये P हमने कैसे लिख दिया? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T था ना जब वॉल्यूम को कांस्टेंट किए थे, तो यस सर। भूल कैसे जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को अगर मिलाते हैं, ये 10th में खूब किए होंगे, 2 को अगर मिलाते हैं, ठीक है, मिलाने पर तो इधर तो भी ही रह जाएगा ना, क्योंकि दोनों में भी है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये T ऊपर है बटे में 1 लगा सकते हैं, और इसके आगे अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? भी ही हो जाएगा, T ही ऊपर चला जाएगा, T/P। यहाँ से कोई दिक्कत समझने में? इस दोनों इक्वेशन को हमने आपस में मिला दिया, तो जिसके बटे में ये वाला P है तो बटे में आ गया, ये ऊपर है तो ऊपर आ गया, भी को अपने जगह पर हम छोड़ दिए। चलो, नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बराबर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर कोई दिक्कत? ये बताओ, इसको समझने में कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगर हम P को इधर ले आए तो आ सकता है क्या? यस सर। है ना? क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने Vp तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। अब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लाएंगे, गैस कांस्टेंट R लाएंगे। ठीक है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो यहाँ पर अगर हम गैस कांस्टेंट R लाते हैं तो Vp इक्वल टू RT। कोई दिक्कत? ये बताओ, कोई दिक्कत? R का अगर वैल्यू पूछा जाए तो R का वैल्यू क्या होता है गैस कांस्टेंट में? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, याद रहेगा। कभी कभी कैलोरी केल्विन भी सुनते होंगे, तो वो भी चल सकता है।
अब अगर T है तो इधर बट्टे में हम ले जाएंगे तो R के इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए कि VP बट्टे R कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे T की। ऐसा भी कर सकते हैं ना हम, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर बट्टे में ला सकते हैं ना। होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। होगा। तो इसी अकॉर्डिंग से जब हम दो गैस के लिए देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो सर बट्टे में जो R था तो दोनों तरफ R रहेगा तो R कट नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो डाटा सेम है ना। इसका मान लो कि इधर बराबर में R था तो इसके बराबर में भी R है, तो ये दोनों काट नहीं देंगे हम, क्योंकि दोनों का डाटा तो फिक्स है ना, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका तो यूनिट फिक्स है कि 8.314 होगा, तो वो तो कटेगा ही ना। बाकी का मान लीजिए टेम्परेचर बदल सकता है, उसका तो नहीं बदलेगा, उसका तो सब चीज फिक्स रहेगा। तो ये हमारा आ गया दो गैस के कंपैरिजन के लिए डाटा। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर क्लियर है। चलो अब हम एक गैस के लॉ और देख लेते हैं, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, कोई बताएगा? आइडियल गैस इक्वेशन दिमाग लगाओ, तुम लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पर पढ़ा था, किधर गया, यहाँ पर पढ़ा है P और V या VP जैसे उल्टा करके लिखे तो RT आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इसके मान लो कि ये वॉल्यूम से रिलेटेड अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लेकर आ जाए, ठीक है, चलो पहले इक्वेशन देख लेते हैं। अगर सभी गैस को हम मिला दे, ठीक है, सभी गैस के इक्वेशन को मिला दे तब हमारा बनता है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT। इसमें कौन क्या चीज है बता दे रहे हैं अभी। ठीक, तो यहां से आपका ये सारा का सारा अभी जो हम लोगों ने 3 देखा था इक्वेशन उसी से है। P4 प्रेशर यानी कि दाब, V4 वॉल्यूम यानी कि आयतन, N4 नंबर ऑफ मोल जो कि पदार्थों की मात्रा होती है, R4 गैस कांस्टेंट, T4 टेम्परेचर, बोले तो तापमान। किसी को समझने में दिक्कत है गैस इक्वेशन? और इसमें तुम देखो तो जितना भी चीज अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है सारा का सारा वही चीज डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ? सबके सब वही उठा के डाला हुआ है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ कुछ वॉल्यूम जो आपको याद रखनी चाहिए, R बराबर पता है ना, R अभी हमने गैस कांस्टेंट का मान बताया था ना, 8.314 जूल पर कैलोरी, केल्विन और पर मोल, ठीक है, याद रहेगा। तो टेम्परेचर में हमको इतना ही सारा देखना था,
तो लेटेंट टेम्परेचर सब देख लिए थे उस दिन, लेटेंट टेम्परेचर सब पढ़ लिए थे ना। लेटेंट हीट और वही लेटेंट हीट हो गया था हमारा। लेटेंट हीट क्या होता है, कोई बताइए। लेटेंट हीट क्या होता है, कोई बताइए। अरे बताए हुए हैं ना। जब बताए हुए में क्या दिक्कत हो रहा है, जो जैसा बताने का आ रहा है जिस हिसाब से, वही हिसाब से बताओ। नहीं समझ में आया है। सर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है, ऐसा तो हम नहीं बताए होंगे। क्या इसी को लेटेंट हीट कहते हैं क्या? इसको तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। गुप्त ऊष्मा होता है लेटेंट हीट का, अगर हम हिंदी में बोले तो। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखा है वो भी पढ़ लो तो, 1 मिनट डेफिनेशन पढ़ लो, कुछ तो समझ में आएगा। Heat that change the state matter is called latent heat. मतलब पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन में जो हमें ऊष्मा लगती है, पदार्थों की अवस्था को परिवर्तन करने में, उसी को हम लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और बताओ, जैसे कि पानी को गर्म करते करते वाष्प बना दिए, तो कितना टेम्परेचर हीट किए पानी को, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे होते होते जाएगा, पानी से भाप निकलना शुरू हो जाएगा, भाप बन के खत्म हो जाएगा जब ज्यादा देर तक 100 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो यही तो हुआ कि पानी का आपने क्या किया, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज कर दिया। जो टेम्परेचर लगा है ना लिक्विड से वाष्प बनने में, या जो है आपका वेपोराइज बनने तक जो टेम्परेचर हमें लगा, वही उसका लेटेंट हीट है। कोई पूछ देगा वाटर का लेटेंट हीट क्या है, तो अगर वो ऐसा नहीं बोल देना, पूछना है कि किस स्टेट में जाने के लिए। अगर फ्रीजिंग होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है ना, और अगर मान लो कि बॉयल गैस बनने गैसियस स्टेट में जाने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू M इंटू L। ठीक है, तो अब दो होती है, एक तो हमने अभी ही बता दिया कि एक तो वेपोराइज वाला, कि किसी भी चीज को इतना गर्म करो कि वो वाष्प बन के उड़ जाए, और दूसरा क्या होता है फ्रीजिंग वाला, है ना, कि किसी चीज को, अब मान लो कि टेम्परेचर तापमान में दो ही अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो ना तुम। एक तो जिस अवस्था, मान लो जिस चीज को लाओगे, मान लेते हैं ठोस अवस्था में लाए हैं, तो उसको किस अवस्था में चेंज कर सकते हैं, दो ही अवस्था में, या तो तरलीय अवस्था लिक्विड में, या नहीं तो फिर गैसीय अवस्था में। दो ही अवस्था में बदल सकते हैं ना। अगर मान लो कोई भी चीज, एक वस्तु रखा हुआ है जिस अवस्था में, उसके बाद तो उसको दो ही में बदल सकते हैं ना। मान लो लिक्विड वाला कोई चीज लाया तो उसको दो अवस्था में बदल सकते हैं, या तो उसको ठोस बनाएंगे या गैस बनाएंगे। मान लो गैस वाला कोई भी चीज लाया तो उसको भी क्या कर सकते हैं, या तो लिक्विड बना सकते हैं या ठोस बना सकते हैं। मतलब समझ में आया? यस सर। हाँ, तो कोई भी चीज को अगर लाएंगे तो दो ही अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं उसका, क्योंकि एक अवस्था वो खुद ऑलरेडी आया होगा, किसी न किसी अवस्था में तो जरूर ही आया होगा या होगा। उसके अलावा हम तीन ही अवस्था में बदल सकते हैं उसको। क्लियर? तो लेटेंट हीट का भी दो टाइप्स होता है। एक तो होता है किसके लिए, वेपोराइज के लिए, गुप्त ऊष्मा के लिए, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और दूसरा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। तो
तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो हमने हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला बता दिया था कंडक्शन में। उल्टाओ, हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एरिया इनटू पहले जो टेम्परेचर होगा T1 T2 इनटू टाइम बट्टे में D जिस सेक्शन में होगा। ठीक है, ये कंडक्शन वाला फॉर्मूला देख लेना। अब आता है स्पेसिफिक हीट, ये भी हम बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला अब क्या होता है, Q इक्वल टू MC और जो चेंज आई होगी टेम्परेचर में। ठीक है, फिर हमने बताया अभी लेटेंट हीट का भी। Q इक्वल टू M इंटू L। ठीक है, अब आता है न्यूटन्स के कूलिंग लॉ। कूलिंग जिसको हमने दिखाया था क्या, सेक्शन एरिया में किस सेक्शन में हो रहा है। तो dt छोटा सेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं ना, और छोटा टाइम के लिए हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे, और सेक्शन के एरिया में हो तो सेक्शन के रिस्पेक्ट में लेंगे, है ना। तो माइनस में k और t माइनस वो जो 8 टाइम्स t हुआ रहेगा। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। एक्सपेंशन ऑफ हीट बता दिए हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। हाँ या ना। अरे हीट कैसे ट्रांसफर करेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है। तो एक्सपेंशन वाले हीट में वही काम कर जाएगा ना। और पहला तो हमने चेंज करना आपको सिखाया ही है कि कैसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ हीट नहीं बताए हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन बताए हैं कि नहीं। तो ये भी लिख लो। ऑफ हीट यानी कि ताप का फैलाव या विस्तार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लीनियर एक्सपेंशन हम लोग देखते, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। कितना फैला है, मान लो एक छड़ है लंबा सा, है ना, यहाँ हीट किए तो ये इधर कितना दूर तक गर्म हो जाएगा, और गर्म होते जाएगा तो कहाँ तक। मान ले मैं ये पूछूं कि यहाँ पर कितना गर्म होगा इस सेक्शन में, तो इसको हम लोग लीनियर एक्सपेंशन से ही देखते हैं। तो LT जो होगा, है ना, वो क्या होगा, L0 और 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अगर हम बात करें कि ये अल्फा क्या है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है एल। सर अल्फा है क्या वैसे एग्जैक्ट, तो अल्फा क्या है, लीनियर कोफिशिएंट है। ठीक है, अल्फा क्या है, लीनियर, ये इसका आपका ये जो टेम्परेचर इसका जो है क्या होगा, ऐसे भी लिख लिया, अल्फा इज कोफिशिएंट
ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, दिमाग से परे हो रहा है क्या? बस 3 ही याद रखना, इतना ही याद रखना। लीनियर एक्सपेंशन होता है, दूसरा क्या होता है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा जो होता है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये याद रखना और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे पढ़ के आओगे तब समझ में आएगा, क्योंकि इसी का हम लोग पढ़ रहे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है ना, इसी का एक्सपेंशन ऑफ गैस में ही हम लोग ये पढ़ते हैं, इन तीनों लॉ को पढ़ते हैं। क्लियर? तो नीट में जो है, नीट में जब नीट पढ़िएगा तो ये एक्सपेंशन ऑफ गैस का 1-2 क्लास चला जाता है, क्योंकि जब हम लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो इसमें भी हम लोगों को अलग अलग सेक्शन वाइज देखना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम में उतना डिटेल क्वेश्चन आज तक ना पूछा है ना पूछेगा, तो हम लोग इतना से ही आगे निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपसे पूछा जाएगा कैलोरीमीटर से, या नहीं तो फिर फर्स्ट वाला जो बताए थे, जो चेंज करने के लिए और उससे रिलेटेड टेम्परेचर, या फिर नहीं तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो था इससे पूछेगा, है ना। चलो, आई थिंक 1 क्लास और लगेगी इसमें, अभी इतना जल्दी ये पीछे नहीं छोड़ने वाला है। क्लियर? तो Yes, 1 sir. क्लास और करेंगे इसका। कल कितने तारीख है? 13 सर। 13। कल तो सुबह में ट्रेन रहेगी। अगर देखता हूँ मैं, अगर रात में टाइम मिल गया है ना, तो रात में भी आप लोग का क्लास ले लेंगे और इसको खत्म करेंगे। क्लियर है? यस सर।